हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड आंसर के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है और यह फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यह आपको हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन से नाइट्रोजन और वाटर बनता हुआ ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बोला है कि विच फॉलोज द मैकेनिज्म गिवन बिलो। तो इस मैकेनिज्म में ये टोटल 4 रिएक्शन है, ये 1AB 2 एंड 3। तो 1AB मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक बैकवर्ड रिएक्शन है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म के साथ जो सारे स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप क्या होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो उन सारे का हम लोग रेट लॉ देख कर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं मैकेनिज्म को रीड कर लें तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जा रहा है और इससे N2O2 बन रहा है। ठीक है, और ये फॉरवर्ड जाने का रेट कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड आने का रेट कांस्टेंट K-1 है। फिर जो आपका थर्ड रिएक्शन जिसे नंबर 2 मैंने कहा है, इसमें क्या है, N2O2 जो है वो अब हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है और उससे N2O एक दूसरा इंटरमीडिएट बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ N2O2 क्या है, मैंने रेड कलर में शो किया है कि एनी स्पीसीज अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट, ये सारे रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो भी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। तो N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या हुआ, N2O2 इंटरमीडिएट बना, फिर वो N2O2 इंटरमीडिएट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है और एक दूसरा इंटरमीडिएट बना, ये नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर बना। ठीक है, वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से जब कंबाइन कर रहा है तो यहाँ आपको नाइट्रोजन गैस बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो मैकेनिज्म को अगर आप देखें, अगर मैकेनिज्म के सारे स्टेप को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ऐड करें तो क्या होगा, N2O2 इंटरमीडिएट था, N2O2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। तो इसको, इन सारे स्टेप को अगर आप ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 2NO, यहाँ H2, यहाँ H2, 2H2 है ना, 2H2 2NO और यहाँ पर एक N2 और एक H2O यहाँ और एक H2O यहाँ, आपको 2H2O ये मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैकेनिज्म के पार्ट को ये समझ लिया है कि मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या बताना है आपको, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है। तो ऑर्डर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो ऑर्डर का अगर वो कैसे डिफाइंड है, तो ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ता है। तो रेट लॉ क्या होता है, इंपीरिकल रेट लॉ होता है। तो एक्सपेरिमेंट चाहता है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जो एक्सपेरिमेंट से हमें रेट लॉ मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं। और जब आपको मैकेनिज्म मिल गया तो मैकेनिज्म से वापस आप ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये इस तरह का लिखा होता है, जहाँ ABC क्या होंगे, आइदर रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे, उसके अलावा कोई स्पीसीज नहीं होना चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट नहीं आ सकता है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें आइदर रिएक्टेंट रहेंगे या प्रोडक्ट रहेंगे। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इस रेट लॉ में ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, अगर ये वाला रिएक्शन होता तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता है, L + M + N, ये इसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर इस तरह से डिफाइन है, इसी तरह की रेट लॉ के लिए ये डिफाइन है। तो अब हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हमारा ओवरऑल रिएक्शन यही रिएक्शन है। तो रेट लॉ में क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ ईदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टेंट हाइड्रोजन के टर्म में रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, -1/2 DH2/dt लिखेंगे। NO के रिस्पेक्ट में भी वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट थे तो ये डिसअपियर होगा। नाइट्रोजन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या लिखेंगे, DN2/dt लिखेंगे। और यहाँ पर वाटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1/2 DH2O/dt। तो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये लिखने आता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आता है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा एक्सपेरिमेंट से आता है, ये वाला पार्ट एक्सपेरिमेंट से आएगा या आपको मैकेनिज्म से लिखना पड़ेगा। मैकेनिज्म से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभी। तो इसमें मैंने क्या लिखा है ना, यहाँ हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट था उसको ले लिया, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को भी ले लिया, फिर नाइट्रोजन को भी ले लिया, प्रोडक्ट को भी ले लिया, और
ये वाटर को वैल्यू लिया। इन जनरल रिएक्टेंट ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्शन को एक्सेलरेट भी कर सकता है, डिसलेट भी कर सकता है, जिससे हम लोग ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं या ऑटो इनहिबिशन कहते हैं। इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से आएगा या आपको मैकेनिज्म से आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि रेट लॉ अगर हमें पता चल जाए, अगर इस रिएक्शन का रेट लॉ पता चल जाए, तो यहाँ पर हम लोग सारे पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ना ये मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर फ्रॉम द एलिमेंट्री रिएक्शन 3, तो 3 जो एलिमेंट्री रिएक्शन था उससे मैंने ये क्या लिखा, dN2/dt। dN2/dt अगर देखिए तो ये यही तो आपका रेट लॉ है, यही तो क्या है, रेट लॉ का रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, dN2/dt को क्या कहाँ से लिख रहे हैं, तीसरे स्टेप से लिखना है, तीसरे स्टेप से हम लोग को लिखना है। अच्छा, N2 को ही हम लोग क्यों चूज किए, वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग चूज करते हैं रेट लॉ को लिखने के लिए जिसको लिखना सबसे आसान हो। तो यहाँ पर N2 का ही बनना, N2 सिर्फ कहाँ पर है, N2 सिर्फ इसी रास्ते से बन रहा है, सिर्फ K3 के रास्ते से बन रहा है। ठीक है, K3 के रास्ते से बन रहा है। कैसे बन रहा है, N2 कब ज़्यादा बनेगा, जब K3 ज़्यादा होगा तब बनेगा, ये ज़्यादा हो, और क्या होगा, जब N2O ज़्यादा होगा तभी बनेगा, और ये हाइड्रोजन भी है, क्योंकि N2O और हाइड्रोजन ही कंबाइन करके क्या दे रहा है आपको, नाइट्रोजन गैस दे रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इस स्टेप से आप क्या लिख दिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इज K3 इंटू N2O इंटू H2 हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन। तो ठीक है, तो हम लोग नाइट्रोजन के टर्म में ही ये अपना जो ओवरऑल इक्वेशन का रेट लॉ भी हमारा यही था, और हम लोगों ने मैकेनिज्म से इसको यहाँ पर वही लिखा है, वही लिख दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर N2O इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इस इक्वेशन में होना नहीं चाहिए था। हमें क्या पता है कि रेट लॉ इक्वेशन में सिर्फ आइदर रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। कैटलिस्ट भी इवन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपने N2 के टर्म में क्यों लिखा, अगर आप NO के टर्म में भी तो रेट लॉ लिख सकते थे ना। इसका रेट लॉ कैसे लिखते हैं, -1/2 dNO/dt लिखते हैं, तो ये भी हो जाता। लेकिन NO के टर्म में क्या है ना, ये एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, तो पहले तो डिसोसिएट हो रहा है, NO क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस NO बनने लगा। तो आपको 2 स्टेप आ जाते हैं, है ना, 2 स्टेप आ जाते हैं। उसी तरह आपने हाइड्रोजन के टर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 जगह पर है, 2 जगह पर है। ठीक है, तो और वाटर के टर्म में भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाटर का बनना भी 2 जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर N2 के टर्म में ही मैकेनिज्म से आपको रेट लॉ लिखना आसान था। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर इस पार्ट को अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिख दें, ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट को, तो हमारा रेट लॉ एग्जैक्ट मिल जाएगा, और उससे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये इंटरमीडिएट आ गया है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट आ गया है, इस इंटरमीडिएट को हमें यहाँ से हटाना है। हम लोग जानते हैं कि N2O यहाँ पर क्या है, N2O क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट पे हम लोग STD स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, N2O क्या है, N2O इज एन इंटरमीडिएट, देयरफॉर अप्लाइंग STD स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन N2O। तो STD स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्पीसीज का अगर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ये ग्राफ प्लॉट करें, तो खासकर जब हमारा जो इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो इंटरमीडिएट बन जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है, ये अनस्टेबल स्पीसीज होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, इसका मतलब जब ये बन गया ना, तो ये जैसे बन गया तो उसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा। आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा बनेगा, लेकिन बना रहा है तो जितना बनता जाएगा उतना डिके भी होता जाएगा, बनता जाएगा और टूटता जाएगा, बनता जाएगा टूटता जाएगा, बनता जाएगा टूटता जाएगा। और जैसे ही रिएक्शन एंड होने वाला होगा तो इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट बनता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, और बाद में वो बनने के बाद उसका कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन क्या होता है, लॉन्ग टाइम रेंज में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, एक्सेप्ट इन द बिगिनिंग एंड एक्सेप्ट इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। इन 2 रीजन को छोड़कर एक लंबे समय तक इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जब कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप इसका di/dt निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट क्या आएगा, वो 0 देगा। तो यही हमारा इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट पे STD स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन, है ना, इन ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, ये क्या वैल्यू देगा, ये 0 आएगा, ये वैल्यू 0 आएगा। तो ये उसको हम लोगों ने अप्लाई किया। अब हम लोग रेट ऑफ
फॉर्मेशन, इसको क्या रीड करते हैं, इसको हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O बोलेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन अब हमको मैकेनिज्म से लिखना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में N2O का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये इस राशि से फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म होने वाले राशि को यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, N2O आपका वापस ये डीके हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले फॉर्मेशन का लिखेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, फॉर्मेशन क्या आएगा, देखिए कि इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो, अगर आप स्टेप 2 से क्या लिखेंगे, स्टेप 2 से रेट ऑफ फॉर्मेशन ये आएगा, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, और एरो के अपोजिट साइड मतलब इसको कौन फॉर्म करवाएगा, N2 को कौन फॉर्म करवाएगा, N2O2 फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन। तो इन दोनों के कंजम्पशन का प्रोडक्ट, N2O2 और हाइड्रोजन के कंजम्पशन का प्रोडक्ट, तो K2 मल्टीप्लाइड बाई N2O2 इंटू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O2। और अगले केस में तो ये क्या हो रहा है, N2O2 क्या हो रहा है, डिसअपियर होगा। तो डिसअपियर होने के लिए क्या लिखेंगे, ये K3 राशि से क्या हो रहा है, N2O क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट K3 लिखेंगे, माइनस साइन क्यों लगाएंगे, कि वो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये कब ज़्यादा डिसअपियर होगा, जब N2O ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन भी ज़्यादा रहेगा, तब ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एरो के अपोजिट साइड में क्या है, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O इंटू हाइड्रोजन लिखेंगे। और इसी को किसके बराबर करना है, इसी को हमें 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख दिए कि N2O इंटरमीडिएट था, तो di/dt इक्वल टू 0, जहाँ I इंटरमीडिएट है, dN2O/dt इक्वल टू 0। तो ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस हुआ। तो जो नेट वैल्यू होगा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। तो इसे क्या करिए, आप राइट साइड ले जाइए, इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे। राइट साइड ले जाएंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन दोनों टर्म कांस्टेंट है, मतलब सेम साइड है, आपको सेम साइड है दोनों साइड में। तो हाइड्रोजन के वाले टर्म को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस हाइड्रोजन की टर्म को कैंसिल करने के बाद आपका एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, K2 N2O2 लेफ्ट हैंड साइड में, और K3 N2O। तो हमें यहाँ पर पुट क्या करना है, N2O पुट करना है। तो यहाँ से अगर आप N2O निकालिएगा तो N2O क्या आ जाएगा, K2 N2O2 डिवाइडेड बाई K3 आ जाएगा, है ना, ये N2O का वैल्यू आ गया। तो यही इस N2O के वैल्यू को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस N2O के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन में, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो गया, ये K3 का जो K3 ही था, N2O की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू डाल दिया। ये वैल्यू कहाँ से डाला, यहाँ से डाला, ये डाल दिया। और H2 तो पहले यहाँ भी था, पहले से था। ठीक है, तो यही था। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे ना, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए K3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, K2 N2O2 N2H2 बचेगा। लेकिन यहाँ ना N2O2 अभी एक और ये वाला इंटरमीडिएट भी वापस बचा रह गया। तो अभी भी ये हमारा फाइनल रेट लॉ बना नहीं है। तो अभी तक का हमारा रेट लॉ क्या बन गया है कि यहाँ से ये है, ये किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों को हम लोग अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी तक हम लोग यहाँ तक आ गए। तो अब हमें क्या करना है कि N2O2 को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो N2O2 को कैसे निकालेंगे, तो N2O2 फिर से हमारा इंटरमीडिएट है, तो फिर से इस पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना अब हम लोग इस वर्ड का यूज कर लेंगे। ये क्या है, फास्ट इक्विलिब्रियम है और ये स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर फास्ट इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझिए कि ये क्या होगा ना, यहाँ N2O2 इस राशि से बनेगा, K1 के पास से क्या होगा, फॉर्म होगा, और K-1 से क्या होगा, डीके होगा, और एक राशि से डीके हो रहा है। N2O2 यहाँ पर K2 रास्ते से डीके हो रहा है, K2 रास्ते से डीके हो रहा है। लेकिन K2 का रास्ता क्या है, ये स्लो है। ये क्या है, स्लो है। तो स्लो वाले पार्ट को ना हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये बहुत ही फॉरवर्ड भी बहुत फास्ट रेट से जाएगा और बैकवर्ड भी फास्ट रेट से जाएगा। तो यहाँ पर फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर K-1 का जो वैल्यू है, ये जो रेट कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन K2। ये K2 से बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ये क्या हुआ, इसलिए ये फास्ट है ना। ये यहाँ पर ये फॉरवर्ड बनना और ये ऐसे डिके करना, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम फास्ट होने का मतलब है कि इसके बाद वाला जो रास्ता है ये स्लो है। तो K2 पाथ को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे K2 पाथ को। तो यहाँ पर वो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अप्लाई करने के बाद भी हम लोग और ये अप्रोक्सीमेशन लगाकर बाद में भी हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे ना कि जब भी फास्ट इक्विलिब्रियम होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही ये फास्ट है ना, फास्ट इक्विलिब्रियम है।
तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट जो कि K1 है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट क्या है, K-1 है, तो K1 अपॉन K-1, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या आएगा, ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन अपॉन रिएक्टेंट का कंजम्पशन, लेकिन यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या है 2 है, तो इसका पावर कितने से रेज करना होगा, 2 से रेज करना होगा, ठीक है, 2 से रेज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फास्ट इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन था उसके बेस पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, और जैसे ही ये एक्सप्रेशन लिखे हैं तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से हम लोग N2O2 निकाल सकते हैं, क्योंकि N2O2 को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो N2O2 को हम लोग अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो N2O2 यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर NO स्क्वायर जो है वो क्या होगा, इस राइट साइड के न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने N2O2 का कंजम्पशन ये निकाल लिया, N2O2 का कंजम्पशन निकाल लिया फास्ट इक्विलिब्रियम का यूज करके। यहाँ पर स्टेडी स्टेट फंक्शन का अप्लाई नहीं करना पड़ा, उससे पहले ही हो गया। ये जो N2O2 का जो वैल्यू आया है अभी हम लोग इसे यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो N2O2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये N2O2 का ये वैल्यू आया K1 NO का होल स्क्वायर अपॉन K-1, ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये हाइड्रोजन तो वैसे ही यहाँ पर भी है और ये है, तो इसी एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर रीअरेंज करेंगे ना, रीअरेंज कर दीजिए, तो रीअरेंज कर दिया क्या होगा, यहाँ पर K2 था, यहाँ पर K1 था, तो यहाँ पर क्या हो गया K1 K2 अपॉन नीचे में क्या है K-1, यहाँ NO स्क्वायर है इंटू H2 कंसंट्रेशन है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख दें तो ये आपका dN2/dt क्या हो गया, ये वैल्यू ये इसके बराबर हो, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ये वाला तो क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो कि K इफेक्टिव लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया ना, ये हमारा क्या बन गया, रेट लॉ बन गया, ये हमारा रेट लॉ बन गया। रेट लॉ किसका बन गया, ये ओवरऑल रिएक्शन का बन गया। इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि आप नाइट्रोजन के टर्म में रेट लॉ लिखे हैं और यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इनटू ये क्या है, NO का होल स्क्वायर आया और इनटू H2। तो यही इसमें क्या है, NO एक आपका रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो रेट लॉ है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में ही है, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन के पावर का सम है वही क्या दे देगा, आपका ऑर्डर दे देगा। तो यहाँ NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है, और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यही हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना था, ये ऑर्डर हम लोगों ने वैल्यू ऑर्डर को फाइंड कर लिया। तो ऑर्डर का वैल्यू क्या आ गया, ऑर्डर का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आइए हम लोग फाइनल आंसर को एक बार मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आ गया, आंसर 3 आ गया। और इस केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन क्या है ना, ये पहली बार ये स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन का यूज करके आरटी ने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। अक्सर ये बीएससी के स्टूडेंट व बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अक्सर ये कॉमन उनका प्रैक्टिस है कि स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना, मैकेनिज्म को देखकर रेट लॉ डिराइव करना, ये उनका कॉमन होता है, ठीक है। तो आरटी ने यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।